सोचो अगर तुम एक अमीर और कामयाब बिजनेसमैन बन चुके हो, एक ऐसा सपना जो तुम्हें बचपन से था, लेकिन फिर अचानक एक हार्ट अटैक तुम्हारी ज़िंदगी का अंत कर देता है। और अगली चीज़ जो तुम्हें पता चलती है वह यह है कि तुम एक गरीब परिवार में दोबारा जन्म ले चुके हो। आज की कहानी में हमारा हीरो जिन सियोगुक है। चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि उसकी नई ज़िंदगी उसे किन मुश्किलों में डालती है और कैसे वह अपने पुराने सपनों को फिर से हासिल करने की कोशिश करता है, इस बार एक नई पहचान के साथ। टीवी पर न्यूज़ चल रही है और रिपोर्टर कहता है कि देश के 3 सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक समझ ग्रुप ने अपने नए चेयरमैन का चुनाव कर लिया है। ये फैसला 13 घंटे की लंबी मीटिंग के बाद किया गया। नए चेयरमैन होंगे सीईओ जेनसोक सीन। एक भव्य कॉन्फ्रेंस हॉल से सीन बदलकर एक शानदार ऑफिस में आता है, जहां जैन सिंह गुक आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर न्यूज़ देख रहा होता है। एमसी मुस्कुराते हुए अपने आप से कहता है, हाँ, बस मेरी तारीफ करते रहो, क्योंकि असली बॉस तो मैं ही हूँ। वह सोचता है, इस जगह तक पहुंचने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। विदेश में पढ़ाई की, अपने नालायक रिश्तेदारों से खुद को बचाया और अपने अंकल की बनाई हुई परेशानियों को सुलझाया। अरेंज्ड मैरिज जैसी सिरदर्दी को भी चालाकी से हैंडल किया। और सबसे ऊपर, मैंने अपनी पब्लिक इमेज इतनी शानदार बनाई कि लोग मुझे यंग जनरेशन के सबसे करिश्माई व्यक्ति के रूप में देखते हैं। एमसी खिड़की से शहर की झिलमिलाती इमारतों को देखता है, फिर शीशे में अपनी परछाई को निहारता है। ये तो साफ है कि मैं ही इस कंपनी का असली हकदार हूँ। और जब एक नया लीडर आ गया है तो पुरानी गंदगी को हटाना भी ज़रूरी है। एमसी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। पहला काम जेन टाइगो और उसके साथियों को बाहर फेंकना होगा। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब होता है। एमसी का चेहरा उतर जाता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है और फोन उसके हाथ से गिर जाता है। उसे घबराहट होती है और वह दर्द से कराहते हुए कहता है, नहीं, मेरे दादा, जिन्होंने समझ ग्रुप को खड़ा किया था, उनकी मौत भी हार्ट अटैक से हुई थी। वह झटके से नीचे गिरता है। नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, सांसें धीमी पड़ने लगती है और फिर सब कुछ पूरी तरह काला हो जाता है। कुछ देर बाद हल्की रोशनी लौटती है और नजर आता है एक साधारण सा घर। एक छोटा बच्चा फर्श पर बैठकर खेल रहा है। उसके पास उसकी माँ और पिता खड़े हैं, जो प्यार भरी नज़रों से उसे देख रहे हैं। मॉम किम सो यंग, उम्र 21, मुस्कुराकर कहती है, डियर, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा सियोगुक बहुत प्यारा है? डैड जॉन जी सियो हंसते हुए कहते हैं, हाँ, ये तो किसी भी सेलिब्रिटी बेबी से भी ज़्यादा क्यूट है। कैमरा उस बच्चे पर फोकस करता है जो अचानक अपना मुंह ढकता है और आंखें चौड़ी कर लेता है। बेबी एमसी मन ही मन कहता है, लकी यू। गुस्से में उसकी छोटी मुट्ठी भींच जाती है। ये क्या चल रहा है? मेरी परफेक्ट बॉडी कहाँ गई? 183 सेंटीमीटर हाइट, 75 किलोग्राम वजन और बिग 3 में टोटल लिफ्टिंग वेट, ये सब कहाँ चला गया? बेबी एमसी निराश होकर सोचता है, आखिर ये सब कैसे हो गया? मेरी परफेक्ट लाइफ थी। मैं एक हाई क्लास फैमिली से था। मेरा शानदार फिजिक था, बेहतरीन रिज्यूमे था। मैं जेनसियोनगुक था, इस साम्राज्य का राजा। और अब देखो, मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ। वह अपने नए माता पिता को देखता है और दिमाग में कई विचार आते हैं। ये लोग, ये दोनों तो बस 20 के दशक में हैं, अनाथालय के बैकग्राउंड से आते हैं। इनके पास तो कोई संपत्ति भी नहीं। बेबी एमसी को अचानक अपने पिछले जन्म की आखिरी यादें आने लगती हैं। मैं तो अपने पसंदीदा वाइन की एक बोतल खोलकर जश्न मना रहा था। 4 मिलियन वन की कीमत थी उसकी। और अब, तभी मॉम उसे प्यार से उठाती है। उनकी आवाज़ कोमल होती है, ओ मेरा बेबी, चलो कुछ दूध पिए। एमसी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसके चेहरे पर एकदम से झटका लगता है। दूध? उसकी माँ मुस्कुराते हुए दूध की बोतल लेकर आती है। और जैसे ही एमसी उसे देखता है, उसके मुंह में अनजाने में पानी आ जाता है। उसकी सोच अचानक बदल जाती है। एक आवाज़ कहती है, बच्चे के शरीर में सबसे पहली चीज़ जिससे तुम लड़ नहीं सकते, वो है भूख। उसकी माँ प्यार से बोलती है, स्योंग गुक, तुम कितने अच्छे से खा रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। मिलियन क्लब अब भी यकीन नहीं कर पा रहा और सोचता है, पता नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है या सबसे अजीब। बच्चा होना एक बात है, लेकिन इन दोनों से निपटना अलग ही लेवल की परेशानी है।
ये लोग इतने ज़्यादा प्यार देने वाले हैं। मैंने कभी माता पिता का प्यार महसूस ही नहीं किया। फ्लैशबैक में एमसी का पिछला जीवन दिखता है। उसकी माँ घर से निकलते हुए कहती है, अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालो, मुझे काम पर देर हो रही है। उसके पिता सख्त लहजे में कहते हैं, जोन सियोंग, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। फिर उसका बड़ा भाई ताए गुक दिखता है। उनके पिता आगे कहते हैं, मैं तुम सबसे बड़े हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारे छोटे भाई को कुछ चाहिए होगा तो वो तुमसे कहेगा। एमसी की आंखें अचानक खुल जाती हैं और वो फिर से अपनी नई हकीकत में लौट आता है। ये सब कितना अलग है, लेकिन अभी भावुक होने का समय नहीं है। उसकी नई माँ उसे बुलाती है और उसके पिता हल्के से हंसते हुए कहते हैं, खाने के बाद नींद आ रही है। एमसी सोचता है, नहीं, मुझे इस सब का सही मतलब समझना होगा। लेकिन उसका छोटा सा बच्चा शरीर उसका साथ नहीं देता। उसकी पलकें भारी होने लगती है। उफ, ये शरीर मेरी सुनता ही नहीं। धीरे धीरे वो नींद में चला जाता है। एमसी के माता पिता उसे सुलाने के बाद आराम से बैठे होते हैं। उसकी माँ शरीर खींचते हुए कहती है, चलो, जब तक वो सो रहा है थोड़ा टीवी देख लेते हैं। उसके पिता सिर हिलाते हैं, अच्छा आइडिया है, बस थोड़ा रिलैक्स करते हैं। अचानक टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होती है। एंकर रिपोर्ट करता है, ब्रेकिंग न्यूज़, सैमजन ग्रुप के चेयरमैन जियोन जैसन पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। गिफ्ट बॉक्स ब्राइबरी केस में नए खुलासे हुए हैं। एमसी की आंखें अचानक खुल जाती हैं। वो तेजी से टीवी की तरफ देखता है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसकी माँ हंसते हुए कहती है, देखो डियर, स्योंगबुक खुद से बैठ गया। लेकिन एमसी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसका दिमाग कहीं और चला जाता है। रुको, ये तो मेरे दादाजी हैं, मेरे स्वर्गीय दादाजी। अगले सीन में एमसी को टीवी की ओर रेंगते हुए दिखाया जाता है। उसकी नज़रें स्क्रीन पर गहरी टिकी होती है। न्यूज़ एंकर बोलता है, आज की सबसे बड़ी खबर। आप में से कई लोगों ने कुख्यात एप्पल बॉक्स ब्राइबरी केस के बारे में सुना होगा। आज सैमजन ग्रुप के चेयरमैन जॉन जेसन ने खुद अदालत में हाजिर होकर बयान दिया। एमसी के दिमाग में ख्याल तेजी से दौड़ते हैं। ये पागलपन है। मुझे ये लम्हा बिल्कुल साफ साफ याद है। जब मैं 10 साल का था, मेरे दादा इस ब्राइबरी स्कैंडल में फंस गए थे। उन्होंने राजनेताओं को एप्पल बॉक्सेस में कैश भरकर रिश्वत दी थी और फिर उन्हें ट्रायल का सामना करना पड़ा। जो लोग सैमजन ग्रुप की बढ़ती ताकत से डरते थे, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और हमारी कंपनी को करप्ट करार देकर हमें गिराने की कोशिश की। एक गंदी कंपनी जो ब्राइबरी पर टिकी थी। एमसी दांत भींचता है, बकवास। असली ताकत पैसा होता है और कनेक्शंस, वे तो अल्टीमेट सुपर पावर होते हैं। लोग सोचते हैं कि वे धीरे धीरे पैसे बचाकर अमीर बन सकते हैं। ये बस गरीबों के लिए एक फेरी टेल है। एमसी का दिमाग अपने दादा के ट्रायल वाले दिन पर चला जाता है। मुझे सब कुछ साफ साफ याद है। जिस दिन ग्रैंडपा अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने मुझसे अपने 10 साल के पोते से उनकी व्हीलचेयर धकेलने के लिए कहा था। ये सिर्फ जनता की सिंपैथी पाने के लिए किया गया एक पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन मेरे लिए इसका मतलब कुछ और ही था। वही दिन था जब मैंने दुनिया को दिखाया कि समजॉन ग्रुप का असली वारिस कौन है। लेकिन उस इडियट ने, मेरे फूलिश छोटे भाई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके छोटे भाई की यादें उसके दिमाग में दौड़ने लगती हैं। उसने विदेश में पढ़ाई करने के बहाने से भागने का रास्ता निकाल लिया और वहां जाकर क्या किया? अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। पार्टीज में डूब गया और ड्रग्स का एडिक्ट हो गया। असल समस्या ये नहीं है कि मैं फिर से एक बच्चा बन गया हूं या मैं समय में पीछे चला गया हूं। असली दिक्कत ये है, मेरी किस्मत, मेरा पद, सब कुछ मुझसे छीन लिया जाएगा। सीन बदलता है। एमसी की माँ कमरे में आती है, हाथ में एक कप पकड़े हुए। स्योंगुक, देखो, मॉमी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट एप्पल जूस लाई है। लेकिन एमसी उसकी तरफ देखता भी नहीं। उसकी नज़रें अब भी टीवी पर ही टिकी रहती हैं। उसकी माँ हल्का सा भौहें चढ़ाती है। इसका क्या हो गया है? ये इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? तभी एमसी का पिता कमरे में आता है और घोषणा करता है, हनी, मैं वापस आ गया। आज मेरे बॉस ने कुछ लेफ्ट ओवर मीट दिया है। एमसी के पिता रसोई की ओर बढ़ते हैं, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते,
उनकी पत्नी उन्हें रोक लेती है और इशारों में एमसी की तरफ देखने को कहती है। एमसी के पिता सिर घुमाते हैं और भौहें उठाते हैं। ये अब भी टीवी देख रहा है? एमसी की माँ गहरी सांस लेती है। हाँ, और सबसे अजीब बात, वो सिर्फ न्यूज़ ही देखता है। अगर मैं चैनल बदल दूं या टीवी बंद कर दूं तो वो रोना शुरू कर देता है। एमसी के पिता हंसते हैं। इसे मुझ पर छोड़ दो। वो टीवी के पास जाते हैं और नरम स्वर में कहते हैं, बेटा, डैडी घर आ गए हैं। अब टीवी देखना बंद करो और चलो साथ में खेलते हैं, ठीक है? एमसी अपने पिता को घूरता है और उनका हाथ झटक देता है। मुझे इस बकवास के लिए समय नहीं है। मुझे जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करनी है समझौन ग्रुप के बारे में, अपने दादा के बारे में, और सबसे ज़रूरी बात, मैं अपने असली शरीर में वापस कैसे जाऊं। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए, उसके पिता टीवी बंद कर देते हैं। ज़्यादा सख्त लहजे में वो कहते हैं, तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, पहले कुछ खाओ फिर आराम करो। एमसी के अंदर गुस्सा उमड़ने लगता है और अचानक उसका छोटा सा शरीर उसका साथ छोड़ देता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी माँ उसे तुरंत गोद में उठा लेती है और धीरे धीरे हिलाकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। अंदर से एमसी चीख रहा होता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने समझौन ग्रुप का असली वारिस बनने के लिए कितनी मेहनत की थी। क्या मैं वाकई इतनी आसानी से सब कुछ खो दूंगा? एमसी की माँ धीरे से फुसफुसाती है, सोंगुक, अच्छे बच्चे बनो, ठीक है? बस आज के लिए आराम करो, कल मैं तुम्हें फिर से टीवी देखने दूंगी। उसका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है और वो नींद में चला जाता है। लेकिन उसकी नींद में भी उसके विचार तेजी से दौड़ रहे होते हैं। शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक बच्चा बन चुका हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं हर सेकंड और ज़्यादा बेवकूफ़ होता जा रहा हूँ। मेरी भावनाएं बेकाबू हो रही हैं। मेरे विचार भी पहले से ज़्यादा साधारण हो गए हैं। और हर बार जब ये औरत मुझे थपथपाती है, मैं बिना जाने ही सो जाता हूँ। उसी रात एमसी के माता पिता साथ बैठकर धीमी आवाज़ में बातें कर रहे होते हैं। एमसी के पिता गहरी सांस लेते हैं। यूना, मैं जानता हूँ कि तुम सोंगगुक को लेकर बहुत परेशान रही हो। ये समय तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। एमसी की माँ चिंतित भाव से सिर हिलाती है। हाँ, लगभग 1 साल हो गया और इसने अभी तक न मुझे मॉम कहा न तुम्हें डैड। ये बस न्यूज़ स्क्रीन को ही घूरता रहता है। मुझे पेरेंटिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता और मुझे डर है कि कहीं मैं इसे गलत तरीके से बड़ा तो नहीं कर रही। एमसी के पिता उसका हाथ पकड़कर हल्के से दबाते हैं। सोयोन, हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो प्यार हम इसे दे रहे हैं वो सच्चा है ना? ज़्यादा मत सोचो। हमारा बेटा सही से बड़ा होगा। हमें बस उस पर भरोसा रखना होगा। कुछ दिन बाद एमसी दीवार से टिककर बैठा होता है, पूरी तरह थका हुआ। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं बस सोने का नाटक करता रहा ताकि चुपके से न्यूज़ देख सकूँ। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बिल्कुल फंस गया हूँ। तभी उसकी माँ कमरे में खुश होकर आती है। स्योंगुक, आज तुम टीवी नहीं देख रहे? तुम्हें न्यूज़ नहीं देखनी? एमसी उसे देखता है और मन ही मन गहरी सांस लेता है। हाँ, मैंने हार मान ली। एमसी की माँ अपना सिर थोड़ा झुकाती है, कुछ सेकंड सोचती है, फिर अचानक ताली बजाती है। क्यों ना हम थोड़ी देर बाहर चले? चलो बाजार चलते हैं। मुझे कुछ सामान लेना है और रास्ते में हम कुछ फूल भी देख सकते हैं। वो उसे गोद में उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ती है। बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा उन्हें छूती है। वो गहरी सांस लेती है और मुस्कुराती है। वाह, आज का मौसम कितना अच्छा है। तभी कोई आवाज़ देता है, मिस यूना, यूनिट 107 से। एमसी की माँ मुड़कर देखती है, जहाँ एक जवान औरत उनकी तरफ आ रही होती है। ओह, मिस लैंडलेडी, क्या आप काम पर जा रही है? लैंडलेडी हंसती है और सिर हिलाती है। हाँ, मुझे बाजार में कुछ काम है, इसलिए मैं आज जल्दी जा रही हूँ। वो हाथ हिलाकर विदा लेती है और आगे बढ़ जाती है। एमसी की माँ मुस्कुराते हुए हाथ हिलाती है। आपका दिन शुभ हो। इस बीच मिलेनियम उस औरत को घूरता रह जाता है, गहरी सोच में डूबा हुआ। रुको, इस बिल्डिंग की लैंडलॉर्ड इतनी जवान है। उसकी माँ हल्के से उसकी पीठ थपथपाती है। अच्छा, स्योंगुक, चलो हम भी चलते हैं। एमसी और उसकी माँ बाजार पहुंचते हैं, जहाँ सड़कें दुकानदारों और खरीदारों से भरी हुई होती है। उसकी माँ चारों ओर देखकर उत्साहित हो जाती है।
देखो, हम पहुंच गए। यहाँ बीन स्प्राउट सिर्फ 100 वॉन में मिल रहे हैं। चलो जल्दी से खरीदारी कर लेते हैं। आज मैं स्वादिष्ट सूप बनाने वाली हूँ। एमसी अपनी माँ को देखता है, जो खुशी खुशी दुकानें देख रही होती है। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजती है। एक भारी स्टील शटर ऊपर से गिरने लगता है। मिलियन की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। एमसी की माँ ऊपर देखती है और एक पल में ही वह खुद को एमसी पर झोंक देती है। अपने शरीर से उसे ढककर बचाने की कोशिश करती है। शटर जोर से नीचे गिरता है। जमीन पर खून के छींटे पड़ते हैं। आसपास के लोग सदमे में चीख पड़ते हैं। लैंडलेडी घबराई हुई दौड़कर उनके पास आती है। उसकी आवाज में घबराहट होती है। मिस यूना, आप ठीक है? एमसी की माँ दर्द से कराहती है, लेकिन उसकी नज़रें अब भी अपने बेटे पर जमी रहती हैं। वह धीरे से फुसफुसाती है, डरना मत बेटा, मम्मी यहाँ है, मम्मी तुम्हारी रक्षा करेगी। एमसी के नन्हे हाथ कांपने लगते हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नहीं माँ, तुम मर नहीं सकती। दूर से एम्बुलेंस सायरन्स की आवाज़ आती है। पैरामेडिक्स जल्दी से अंदर आते हैं और स्थिति का जायजा लेते हैं। एक फीमेल डॉक्टर एमसी की माँ का मुआयना करती है और तुरंत कहती है, इन्हें सिर पर गंभीर चोट लगी है, तुरंत सर्जरी की तैयारी करो। धीरे धीरे एमसी की माँ को होश आने लगता है। उसकी आंखें झपकती हैं और जब उसकी दृष्टि साफ होती है तो वह सबसे पहले अपने पति को अपने पास बैठे देखती है। एमसी के डैड उसका हाथ कसकर पकड़ते हैं। सोयन, तुम जाग गई हो? क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? अचानक उसकी माँ के चेहरे का भाव बदलता है, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वह घबराहट में तेजी से बोलती है, रुको, स्योंगुक कहाँ है? वह मेरे साथ था। एमसी के डैड गहरी सांस लेते हैं और उसे दिलासा देते हैं, वह यहीं है। कैमरा झूम आउट होता है और एमसी को उसकी माँ के पास बैठे दिखाया जाता है। उसके डैड हल्की मुस्कान देते हैं, तुम्हारी वजह से वह सुरक्षित है, लेकिन जब तुम घायल हो गई तो वह बहुत डर गया था। वह एमसी को उठाते हैं और उसकी माँ की गोद में रख देते हैं। वह उसे कसकर गले लगाते हुए फुसफुसाती है, सब ठीक है बेटा, तुम बहुत डर गए होंगे, लेकिन मम्मी ठीक है। मुझे बस इस बात की खुशी है कि तुम सुरक्षित हो, मेरे छोटे सोंगुक। एमसी अपनी माँ की ओर देखता है। उसके नन्हे हाथ उसकी माँ के कपड़े कसकर पकड़ लेते हैं और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी जिंदगी कितनी अनमोल है? अगर तुम्हें सच में कुछ हो जाता तो हम क्या करते? एमसी की माँ अपने पति की ओर देखती है। उसके चेहरे पर उलझन होती है। हनी, ये हॉस्पिटल रूम, ये तो किसी प्राइवेट सूट जैसा लग रहा है। तुमने इतना महंगा कमरा क्यों लिया? मेरी हालत इतनी गंभीर नहीं है। एमसी के डैड हल्का सा अजीब महसूस करते हैं और अपना गला साफ करते हैं। वो, डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें पूरी तरह आराम की ज़रूरत है। एमसी की माँ भौहें चढ़ाती है। पूरी तरह आराम? लेकिन क्यों? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाए, स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए सख्त बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। रुको, क्या इसका मतलब? एमसी के डैड हल्की हंसी के साथ सिर हिलाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही समझा। उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। सच में? मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ? उसका पति उसका हाथ हल्के से दबाता है। तो अगले कुछ दिनों तक बस आराम करने पर ध्यान दो और जल्दी ठीक हो जाओ, ठीक है? सीन बदलता है और पूरी फैमिली खुशी से इस न्यूज़ को सेलिब्रेट कर रही होती है। माहौल गर्मजोशी और खुशी से भर जाता है। तभी एक नर्स कमरे में आती है और धीरे से कहती है, आज के लिए विजिटिंग आवर्स लगभग खत्म हो चुके हैं। एमसी के डैड हल्के से सिर खुजाते हैं। आ हाँ, मुझे अब चलना चाहिए। वह अपनी पत्नी की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, सोयोन, आराम करना, मैं कल वापस आऊँगा। वह मुस्कुराती है। घर जाते समय ध्यान रखना हनी। एमसी देखता है कि उसके डैड उसे उठा लेते हैं। एमसी के गाल हल्के से लाल हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे सके, उसके डैड उसे प्यार से उठाकर अपनी बाहों में ले लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। रात का समय होता है और वे शांत सड़कों पर टहलते हैं। उसके डैड उसे देखकर मुस्कुराते हैं। अच्छा बेटे, चलो घर चलते हैं। एक बस उनके पास से गुजरती है, लेकिन एमसी के डैड उस पर नहीं चढ़ते। एमसी इसे तुरंत नोटिस कर लेता है।
रुको, क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पास बस का किराया तक नहीं है? वह अपने डैड की ओर देखता है। क्या हम वाकई इतने गरीब हैं? लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और विचार आता है। ये इंसान, ये हर दिन अपनी फैमिली के लिए जी जान लगाकर मेहनत करता है। और मेरी माँ, उसने बिना किसी हिचक के अपनी जान जोखिम में डाल दी, सिर्फ मुझे बचाने के लिए। एमसी अपने डैड की ओर कुछ देर तक देखता रहता है, फिर पहली बार धीरे से कहता है, डैड। उसके डैड चलते चलते अचानक रुक जाते हैं, पूरी तरह से स्तब्ध। वह आश्चर्य में पलकें झपकाते हैं, फिर उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल जाती है। क्या तुमने अभी मुझे डैड बुलाया? एमसी के डैड की आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगते हैं। ये पहली बार था जब एमसी ने उन्हें इस तरह पुकारा था। उसके डैड हल्की हंसी के साथ उसे गले लगाते। मेरे बेटे ने मुझे डैड बुलाया, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एमसी चुपचाप सोचता है, ये लोग, ये अब मेरी असली फैमिली है। एक हफ्ते बाद एमसी की माँ आखिरकार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। इस खुशी में फैमिली घर पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखती है। एमसी और उसके माता पिता नए कपड़ों में तैयार होते हैं। उसकी माँ खुशी से चमक रही होती है। वह अपने हस्बैंड की ओर देखती है और कहती है, हनी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा बेटा आज बहुत हैंडसम लग रहा है? उसके डैड हंसते हैं। बिल्कुल, ये तो उन सेलिब्रिटी बच्चों से भी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। वे दोनों एमसी की फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन एमसी के मन में कुछ और चल रहा होता है। क्या सच में ये सेलिब्रेट करने का टाइम है? तुम लोगों ने इतनी मेहनत की हॉस्पिटल के बिल चुकाने के लिए, यहाँ तक कि बस का किराया बचाने की भी कोशिश की। जब हर एक पैसा मायने रखता है, तो क्या तुम्हें ऐसे अनावश्यक खर्चों से बचना नहीं चाहिए, जैसे कि ये बर्थडे पार्टी? लेकिन तभी एमसी रुक जाता है। पहले मैं ऐसा ही सोचता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, यही तो प्यार है। ऐसा प्यार जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ऐसा प्यार जहाँ कोई तुम्हारे लिए बिना झिझक अपनी जान तक दांव पर लगा दे। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वह अपने माता पिता के साथ खेलने लगता है। पिछले हफ्ते जब माँ हॉस्पिटल में थी, मैंने एक फैसला किया। अब मुझे एक्शन लेना होगा। एमसी अपने माता पिता की ओर देखता है और सोचता है, सच कहूँ तो मेरे माता पिता कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्हें इन्वेस्टिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग की समझ ही नहीं है। उनके पास सेविंग्स तक नहीं है, क्योंकि वे मुश्किल से अपनी ज़िंदगी चला पाते हैं। और सबसे बुरा क्या है, जल्दी ही एक भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है। तभी डोरबेल बजती है। एमसी अपनी माँ की तरफ देखता है। कौन है? बाहर से एक आवाज़ आती है, मिस सोयोन, मैं हूँ, किम यंग, आपकी मकान मालकिन। एमसी की माँ दरवाज़ा खोलती है। लैंडलेडी अंदर आती है और मुस्कुराती है। मैंने सुना कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं, तो सोचा आपसे मिलने आ जाऊँ। ओह, वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बेटा चाइल्ड एक्टर बन सकता है? एमसी की आंखें हल्की सी बड़ी हो जाती हैं। सीन बदलकर एक ऑडिशन वेन्यू दिखाता है। बिल्डिंग के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, ओपन ऑडिशंस फॉर चाइल्ड एक्टर्स, नेक्स्ट जनरेशन के स्टार्स की तलाश। एमसी की माँ साइन की ओर देखती है। तो यही वो जगह है। एमसी बिल्डिंग की ओर देखता है और सोचता है, ठीक लग रही है, इसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया गया होगा। तभी सेओंगुक की माँ बड़बड़ाती है, अब मैं क्या करूँ, कहीं मैं यहाँ बेकार में तो नहीं आई? सेओंगुक अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, आप ये क्या कह रही हैं? ये मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसकी माँ गहरी सांस लेती है और बिल्डिंग के अंदर कदम रखती है, सोचते हुए, चलो अंदर चलते। फ्लैशबैक कुछ दिन पहले सेओंगुक के माता पिता अपनी मकान मालकिन से बात कर रहे थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कनेक्शंस वाली लग रही थी। सेओंगुक के माता पिता हैरानी से पूछते हैं, एक चाइल्ड एक्टर? मकान मालकिन सिर हिलाती है। जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ ना, वो एक बड़े कॉरपोरेट ग्रुप के लिए टीवी कमर्शियल शूट कर रही है। हम ऑडिशन के जरिए एक इम्पोर्टेंट चाइल्ड एक्टर ढूंढ रहे हैं। वो सेओंगुक की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारा बेटा काफ़ी सुंदर है और मुझे लगता है कि इसमें टैलेंट है। वापस वर्तमान में सीन शिफ्ट होता है ऑडिशन वेन्यू की तरफ, जहाँ कई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मौजूद हैं। सेओंगुक हल्का सा स्mirk करता है और सोचता है, देखा, जो सक्सेस के लिए बने हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होंगे।
यही मेरा चांस है पैसा कमाने का। वो अपनी पिछले जन्म की याद करता है। बचपन से ही मैं कैमरों से घिरा हुआ था। मेकअप और कैमरा वर्क मेरे लिए बेसिक स्किल्स थे। इसी वजह से लोग मुझे एक बिजनेसमैन और एक्टर दोनों के रूप में जानते थे। ये सिंपल सा ऑडिशन, मैं इसे आसानी से जीत सकता हूँ। सारा प्राइज मनी और गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट्स मैं ले जाऊंगा और उस पैसे को री इन्वेस्ट करूंगा। तभी लिफ्ट आ जाती है। सेओंगुक की माँ आगे बढ़ती हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन अचानक कोई चिल्लाता है, तुम क्या कर रही हो? अभी तुम अंदर नहीं जा सकती। सेओंगुक और उसकी माँ पीछे मुड़कर देखते हैं। एक औरत लिफ्ट के अंदर आ रही होती है और उसके साथ एक दूसरी महिला भी होती है जो एक बेबी को गोद में लिए हुए थी। सेओंगुक की माँ पूछती है, मैं पहले अंदर क्यों नहीं जा सकती? अब तीनों लिफ्ट के अंदर होते हैं। वो औरत रूड टोन में कहती है, मुझे जल्दी है, मेरे रास्ते से हटो। सेओंगुक का ध्यान उस बेबी की तरफ जाता है जो लगातार उसे घूर रहा था। वो इरिटेटेड फील करने लगता है। इसी दौरान उसकी माँ दूसरी महिला से कहती है, आपका बेटा बहुत क्यूट है। वो महिला जवाब देती है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरे यंग मास्टर है। ये सुनकर पहली औरत हंसती है और कहती है, ऐसी बातें मत करो, तुम भी ऑडिशन के लिए आई हो है ना? क्या तुम कंपटीशन को जज करने की कोशिश कर रही हो? चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जीत सिर्फ हमारे जय की ही होगी। सेउंगुक गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। वो औरत उसके एक्सप्रेशन देखकर चौंक जाती है। ये बच्चा इतना गुस्सा क्यों हो गया, वो सोचती है। इस बीच सेउंगुक उसे ध्यान से ऑब्जर्व करता है। ये महंगे कपड़े पहने हुए हैं और इसके साथ एक नैनी भी है, यानी ये किसी अमीर फैमिली से है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी जीतूंगा और इस ऑडिशन में पूरी तरह से इन्हें क्रश कर दूंगा। अब सीन फिर से ऑडिशन वेन्यू पर शिफ्ट होता है। एक छोटी लड़की को कैमरे की तरफ देखने के लिए कहा जाता है, लेकिन ब्राइट लाइट्स की वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करती है और सही से एक्ट नहीं कर पाती। इसके बाद उसी बेबी की बारी आती है जिसे सेओंगुक ने लिफ्ट में देखा था। ऑडियंस में बैठे एक आदमी ने धीरे से कहा, ओ, क्या ये डैगबांग पेपर की वाइफ नहीं है? वो औरत घमंड से जवाब देती है, चुप रहो और बस देखो। सेओंगुक और उसकी माँ हैरान हो जाते हैं। डैगबांग पेपर? सेओंगुक सोचता है, तो ये लोग उस फैमिली से हैं। इनकी कंपनी एक मिड साइज बिजनेस है। चलो देखते हैं कि इनका बच्चा कितना टैलेंटेड है। ऑडिशन शुरू होता है। बेबी को कैमरे के लिए स्माइल करने के लिए कहा जाता है, लेकिन स्माइल करने के बजाय बेबी डर जाता है और रोने लगता है। एक जज ये सब देखकर गुस्से में कहता है, अगर ये रोता रहेगा तो इसे आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। लेकिन वो औरत बहस करने लगती है। उधर डायरेक्टर, जो पहले से ही परेशान था क्योंकि उसे अब तक कोई अच्छा चाइल्ड एक्टर नहीं मिला था, गुस्सा हो जाता है। चिढ़ते हुए वो कहता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, इन्हें बाहर ले जाओ और पहले इन्हें शांत होने दो, ऑडिशन जारी रहेगा। अब फाइनली सेओंगुक की बारी आती है। वो कैमरे के सामने बैठता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, अच्छा चलो तुम्हारा ऑडिशन शुरू करते हैं। सेओंगुक की माँ उसका नाम कहने ही वाली होती है, तभी पहली औरत आगे बढ़ती है और कहती है, हटो, मुझे अच्छे से देखना है। सेओंगुक मन ही मन स्मर्क करता है, हाँ, ध्यान से देखो, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्यों सक्सेसफुल हूँ और तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं। ऑडिशन शुरू होता है। सेयोंगुक एक प्यारी मासूम मुस्कान देता है। डायरेक्टर का चेहरा तुरंत खिल उठता है। अमेजिंग, ये बच्चा तो जीनियस है। वो सेयोंगुक को अलग अलग एंगल से देखता है और उसकी नेचुरल एक्टिंग से इंप्रेस हो जाता है। डायरेक्टर तुरंत कहता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी शुरू करो। सेयोंगुक की माँ इमोशंस से भरकर सोचती है, मेरा बेटा, ये तो जीनियस है। तभी डायरेक्टर उनकी तरफ मुड़ता है और कहता है, मिस सेयोंगुक की माँ, मैं डायरेक्टर की आंख जूनना हूँ। आपका बेटा सच में इनक्रेडिबल है। क्या आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस है? कहानी की शुरुआत होती है एक ऑडिशन हॉल में, जहां डायरेक्टर और सियोंगुक की माँ बातचीत कर रहे हैं। सियोंगुक की माँ चिंतित होकर पूछती हैं, डायरेक्टर, क्या सियोंगुक में सच में टैलेंट है? डायरेक्टर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और जल्दी में डिसीजन ले लिया, लेकिन हाँ, सियोंगुक का टैलेंट ज़बरदस्त है। वो सिर्फ कैमरे के सामने नेचुरल नहीं था, बल्कि उसने हर डायरेक्शन को परफेक्टली फॉलो किया, जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता हो। सियोंगुक क्यूट एक्सप्रेशन के साथ सोचता है, असल में मुझे सच में सब समझ आ रहा था।
डायरेक्टर एक्साइटमेंट में आगे कहते हैं, मैं उसके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अचानक एक औरत गुस्से में हॉल में घुसती है। वही औरत जो पिछले एपिसोड में एलिवेटर सीन में थी। वो गुस्से में चिल्लाती है, ये सब क्या हो रहा है? फाइनल ऑडिशन अभी हुआ भी नहीं और आप सब ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे विनर पहले से डिसाइड हो चुका हो। क्या ये फेयर है? उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। मैं सिर्फ जे को एक्सेप्ट कर सकती हूँ, और कोई नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है ऑडिशन रिजल्ट्स की स्क्रीन पर, जहाँ सिर्फ दो नाम नजर आ रहे हैं, सियोंगबुक और जे, जो उस घमंडी औरत का बेटा है। बाहर सियोंगबुक की माँ और वो औरत दोनों रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। जैसे ही सियोंगबुक का नाम लिस्ट में दिखता है, उसकी माँ गर्व से मुस्कुराती है और कहती है, हमारा सियोंगबुक फाइनल राउंड में पहुंच गया। इतने सारे खूबसूरत और टैलेंटेड बच्चों के बीच हमारा बेटा सबसे अलग निकला। लेकिन तभी उनका एक्सप्रेशन बदल जाता है, क्योंकि गीना, वो मेड जो हमेशा उस औरत के साथ रहती है, आगे बढ़ती है। गीना पूछती है, मैडम कोई प्रॉब्लम है? सियोंगबुक की माँ जवाब देती है, मुझे वॉशरूम जाना है। गीना सिर हिलाती है, बच्चे को मुझे दे दीजिए, आप जल्दी हो आइए। सियोंगबुक को गीना के हवाले करके उसकी माँ चली जाती है। अब गीना दोनों बच्चों, सियोंगबुक और जे को, अपनी गोद में पकड़े हुए है। वो सियोंगबुक को ध्यान से देखती है और धीरे से बड़बड़ाती है, जितना मैं इस बच्चे को देख रही हूँ उतना ही मुझे लग रहा है कि ये कुछ अलग है, ये बच्चा स्पेशल है। तभी वो औरत गुस्से में गीना की तरफ मुड़ती है। तुम सीरियस हो? वो चिल्लाती है। गीना डर के मारे जल्दी से सिर झुका लेती है। वो औरत गुस्से में कहती है, मुझे वैसे ही गुस्सा आ रहा है कि जे की तुलना इस बच्चे से की जा रही है। क्या तुम सच में अपनी जॉब खोना चाहती हो? डरी हुई गीना घबराकर बोलती है, न नहीं मैडम, मुझसे गलती हो गई। सियोंगबुक पूरे सीन को देख रहा होता है और अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। वो सोचता है, इसकी बातों का एटीट्यूड देखो, कितनी घमंडी है। अगर मैं इसे एक थप्पड़ मार सकता तो कितना अच्छा लगता। इसी वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर तेजी से अंदर आता है और उस औरत से बात करने लगता है। मैं अभी आपको कॉल करने ही वाला था, वो कहता है। आसपास देखते हुए वो पूछता है, सियोंगबुक के पेरेंट्स कहाँ हैं? वो औरत जवाब देती है, वो अभी तक नहीं आए। उन्होंने बच्चे को किसी और के पास छोड़ दिया है, तो तुम आराम से बात कर सकते हो। सियोंगबुक ध्यान से ये बातचीत सुन रहा होता। वो औरत अब भी गुस्से में कहती है, क्या ये सच में फेयर है? मैंने तो बस कुछ यादें बनाने के लिए साइन अप किया था, लेकिन अब मेरा बेटा जो इस बच्चे के साथ compete कर रहा है, क्या मेरा बेटा पहले से ही विनर नहीं था? असिस्टेंट डायरेक्टर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन कहता है, हाँ मैडम, सही कह रही है, लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। सियोंगबुक सोचता है, यही तो करप्शन है। विनर पहले से डिसाइड हो चुका है और ऑडिशन बस एक दिखावा है। ये लोग बाकी बच्चों को सिर्फ अपना शो प्रमोट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर आगे कहता है, मैडम बस थोड़ा और पेशेंस रखिए, अगर डायरेक्टर को पता चला तो प्रॉब्लम हो सकती है। वो औरत हंसती है, डायरेक्टर हमारे फैमिली को नहीं जानता क्या? क्या टॉप ऑफिसर्स ने पहले से ही डिसीजन नहीं लिया? डायरेक्टर क्या कर सकता है? असिस्टेंट डायरेक्टर जवाब देता है, डायरेक्टर के पास कई अवार्ड्स हैं, यहाँ तक कि टॉप ऑफिसर्स भी उसके डिसीजन को ओवरराइड नहीं कर सकते। हमें इस बात को उससे छुपाना होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर फिर पूछता है, आपने फाइनल ऑडिशन के लिए अच्छी तैयारी कर ली है ना? वो औरत कॉन्फिडेंस से जवाब देती है, बिल्कुल, मैंने जय को ट्रेन करने के लिए एक प्राइवेट ट्यूटर हायर किया है। सियोंगबुक ये सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर स्मिरक करते हुए कहता है, बस यही काफ़ी है। आखिर में जे जिसने इतनी प्रैक्टिस की है वो उस दूसरे बच्चे से बेहतर परफॉर्म करेगा। वो जे के पास जाता है और मुस्कुराकर कहता है, चलो जे, प्रैक्टिस करते हैं, मेरे बाद रिपीट करो। सियोंगबुक का चेहरा कुछ सेकंड के लिए सीरियस हो जाता है, फिर वो हल्की सी स्माइल देता है। सीन वापस ऑडिशन हॉल में शिफ्ट होता है। कैमरा ऑन होता है और सियोंगबुक और जे उसके सामने खड़े होते हैं। सियोंगबुक की माँ चुपचाप प्रार्थना करती है, जबकि सियोंगबुक उनकी ओर देखता है और थम्स अप देता है। वो कॉन्फिडेंस से कहता है, चिंता मत करो, बस फोकस करो। डायरेक्टर कॉल देता है, एक्शन। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, बच्चों इधर देखो। सियोंगबुक सोचता है,
कैमरा डायरेक्शन को फॉलो करना भी स्कोर का हिस्सा है। मुझे सही पोजीशन लेनी होगी। बिना हिचकिचाए सियोंगुक डायरेक्ट कैमरा की तरफ बढ़ता है, जबकि जे अपनी माँ की तरफ देखता है। वो औरत फ्रस्ट्रेट होकर जे से कहती है, तुम्हें कैमरे की तरफ देखना चाहिए। डायरेक्टर सियोंगुक को ध्यान से देखते हुए बड़बड़ाता है, हमें गुक से शुरू करना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर आगे बढ़ता है, लाइंस। वो सोचता है जे ने स्क्रिप्ट मेमोराइज कर ली है और उसने प्रैक्टिस भी की है, जबकि इस बच्चे को कुछ नहीं पता। ये ज़रूर फेल हो जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, सियोंगुक मेरे बाद रिपीट करो। लेकिन सियोंगुक अचानक एक क्यूट चेहरा बनाकर बोलता है, डैडी। असिस्टेंट डायरेक्टर स्तब्ध रह जाता है। डायरेक्टर जोर से हंस पड़ता है। जैसा मैंने सोचा था, सच्चे एक्टर्स कभी झूठ नहीं बोलते। वो औरत पैनिक में चिल्लाती है, रुको, कृपया जे को भी देखो। डायरेक्टर जे की तरफ ध्यान देता है और उसे एक और मौका देता है। हड़बड़ाकर वो औरत कहती है, ट्राई करो जे, डैडी कहो। लेकिन जे का चेहरा बिगड़ जाता है और वो रोने लगता है। गुस्से में वो औरत चिल्लाती है, नहीं, ये गलत हो रहा है। मैंने इसे इसके लिए ट्रेन किया था। डायरेक्टर भौहें चढ़ाकर पूछता है, ट्रेनिंग? असिस्टेंट डायरेक्टर समझ जाता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। वो निराशा से बोलता है, मैं यहाँ ऑडिशन खत्म कर रहा हूँ, सभी का धन्यवाद। सियोंगुक कॉन्फिडेंटली स्माइल करता है और सोचता है अब कोई पीछे नहीं हट सकता। ये बॉडी पहले ही जीत चुकी है। हॉल में अनाउंसर की आवाज़ गूंजती है, अगली जनरेशन का चाइल्ड एक्टर खोजें, इस ऑडिशन का फाइनल विनर लीजिए। सियोंगुक की माँ सदमे में आ जाती है। वो स्क्रीन की तरफ अविश्वास से देखती है। ये नहीं हो सकता। वो बड़बड़ाती है, रुको, मेरा सियोंगुक बहुत अच्छा कर रहा था। पास में खड़ा असिस्टेंट डायरेक्टर ताने भरे लहजे में कहता है, सिर्फ क्यूट दिखने से कोई अच्छा चाइल्ड एक्टर नहीं बन जाता। सियोंगुक की माँ इस बात से और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसी वक्त एक ग्रेसफुल औरत, लीजे की माँ, आगे बढ़ती है। एक हल्की लेकिन ठंडी मुस्कान के साथ वो ताने मारते हुए कहती है, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम जीत सकते थे? गुस्से में सियोंगुक की माँ कुछ कहने ही वाली होती है कि वो औरत झुककर धीरे से फुसफुसाती है, तुम्हारे जैसे लोअर क्लास बच्चों के लिए सेकंड प्लेस भी बहुत ज्यादा है। फिर भी तुमने मेहनत तो की है ना? फिर वो मुस्कुराते हुए मुड़कर चली जाती है। सियोंगुक की माँ मुट्ठियां भींच लेती हैं। उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलकता है। वो अविश्वास से बड़बड़ाती है, कोई माँ अपने ही बच्चे के सामने ऐसा कैसे कह सकती है? सियोंगुक अपनी माँ को देखता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन शांत रहता है। अंदर ही अंदर वो सोचता है, शांत रहो माँ, यही मैंने एक्सपेक्ट किया था। अगर मैं सही हूं तो उनका अगला कदम जल्दी ही आएगा। अचानक डायरेक्टर तेजी से सियोंगुक की माँ के पास आता है और उन्हें रोकता है। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? वो आग्रह करता है। फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि वही औरत पहले से अपने बेटे को विनर बनाने की प्लानिंग कर रही थी। सियोंगुक सोचता है, जिस पल मैंने ये सुना, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। मैं पहले भी ऐसे लोगों से निपट चुका हूं जो पैसे के दम पर जीतने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जीतना नामुमकिन है, और एक हारी हुई बाजी लड़ना समय की बर्बादी है। अब सियोंगुक की आंखों में दृढ़ निश्चय झलकता है। एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरती है। एक सच्चा बिजनेसमैन हमेशा आगे की सोचता है। कनेक्शन बनाना सबसे जरूरी होता है। डायरेक्टर चिंतित दिखता है, लेकिन फिर सियोंगुक की माँ की तरफ मुड़कर कहता है, कृपया बस मेरी बात सुन लीजिए। सियोंगुक की माँ चौंक कर उसे देखती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो क्या सुन रही है। डायरेक्टर हिचकिचाता है, लेकिन फिर आखिरकार कबूल करता है। ऐसा लगता है कि सिलेक्शन शुरू से ही हाई ऑफिशियल्स द्वारा फिक्स किया गया था। मुझे माफ कर दीजिए। और सियोंगुक, मुझे अफसोस है कि तुम्हें यह सब देखना पड़ा। सियोंगुक मन ही मन खुश होता है। हाँ, अब असली खेल शुरू होगा। डायरेक्टर सीधे सियोंगुक की माँ को एक ऑफर देता है, क्या आप अगले हफ्ते सियोंगुक को एक कमर्शियल शूट के लिए ला सकती हैं? सियोंगुक की आंखें चमक उठती हैं। यही तो मेरा असली मकसद था, वो सोचता है। पहले डायरेक्टर से कनेक्शन बनाओ, उसके जरिए मुझे चाइल्ड एक्टर रोल्स मिलेंगे, और फिर मैं एक चाइल्ड स्टार बन जाऊंगा, और पैसा पैसा बारिश की तरह बरसेगा।
उसके चेहरे पर एक छोटी संतुष्ट मुस्कान उभरती है। उस पैसे से मैं अपने घर और परिवार को पूरी तरह सपोर्ट करूंगा। लेकिन उसकी माँ अब भी कंफ्यूज है। वो पूछती है, हमें कमर्शियल शूट पर क्यों जाना चाहिए? डायरेक्टर समझाता है, हम हमेशा बैकअप बेबी मॉडल्स रखते हैं ताकि अगर विनर बीमार हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास ऑप्शन हो। सच कहूँ तो हमें विनर को लेकर थोड़ा कंसर्न है। फिर वो आदरपूर्वक अनुरोध करता है, कृपया बस इस बार हमारी मदद कर दीजिए। स्योंगुक की माँ हिचकिचाती है, मुझे यकीन नहीं, क्या ये स्योंगुक के लिए सही होगा? लेकिन स्योंगुक बहुत एक्साइटेड है। बिल्कुल, ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। वो उछलकर बोलता है, हाँ माँ, हम ज़रूर चलेंगे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरती है। डायरेक्टर उसकी एक्सप्रेशन देखकर चौंक जाता है। ये बच्चा, इससे सब कुछ समझ आ रहा है। अगर सभी चाइल्ड एक्टर्स ऐसे होते तो मेरा काम कितना आसान होता, वो बड़बड़ाता है। डायरेक्टर फिर पूछता है, क्या मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकता हूँ? वह अपना विजिटिंग कार्ड आगे बढ़ाता है। सोंगगुक की माँ, जो अब भी असमंजस में है, आखिरकार अपना नंबर दे देती है। दृश्य परिवर्तन, शूटिंग लोकेशन। अब सीन एक खूबसूरत जंगल के बीच शूटिंग लोकेशन पर शिफ्ट होता है। सोंगगुक की माँ वहां पहुंचती हैं और चारों तरफ देखकर हैरान रह जाती है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि इस जंगल के बीच ऐसा खूबसूरत सेटअप हो सकता है, वह कहती है। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर उनके पास आता है। सोंगगुक उसे देखते ही अंदर गुस्से से भर जाता है। ये करप्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, वह सोचता है। असिस्टेंट डायरेक्टर सोंगगुक की पैनी नज़रों को महसूस करता है और सोचता है, ये बच्चा मुझे इतनी गुस्से भरी नज़रों से क्यों देख रहा है? फिर वह उसकी माँ की तरफ मुड़ता है और कहता है, आप बैकअप मॉडल के तौर पर आए हैं, है ना? मैंने डायरेक्टर से सुना था। आइए, हमने आपके लिए एक वेटिंग रूम तैयार किया है। सोंगगुक हैरान हो जाता है जब वह असिस्टेंट डायरेक्टर के पीछे पीछे चलता है। वह अंदर ही अंदर सोचता है, रुको ज़रा, थर्ड जनरेशन वॉशिंग मशीन, सन टर्बो वॉशर। इसकी रेवोल्यूशनरी ड्रम टेक्नोलॉजी की वजह से कंपनी के स्टॉक्स आसमान छू गए थे और दादाजी बहुत खुश थे। क्या ये वही एड शूट है? नहीं, रुको। तभी एक औरत गुस्से में उनकी तरफ तेजी से बढ़ती है। वह चिल्लाती है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने ऑडिशन फेल कर दिया था, ये अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के सोनगुक की माँ मजबूती से जवाब देती है, डायरेक्टर ने हमें बैकअप मॉडल के तौर पर बुलाया है। सोनगुक अपनी माँ को देखता है और सोचता है, वाह माँ, आप तो कमाल हैं, कमाल। लेकिन वह औरत और ज्यादा भड़क जाती है। वह चिल्लाती है, बैकअप मॉडल? सीरियसली? असिस्टेंट डायरेक्टर उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह कहता है, वो बस इसीलिए कि अगर जे की तबीयत खराब हो जाए या कोई और इमरजेंसी हो तो। वह औरत ताना मारते हुए हंसती है, हमारे जे को किसी बैकअप की जरूरत नहीं है। इस एड में ऐसा क्या मुश्किल है, वो एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। सोंगुक जे की तरफ देखता है और सोचता है, लेकिन वो परफेक्ट कंडीशन में तो नहीं लग रहा। औरत फिर चिल्लाती है, वैसे भी तुम लोग बेकार हो, यहां से चले जाओ। लेकिन तभी एक नर्म लेकिन मजबूत आवाज उसे बीच में रोक देती है। एक फीमेल लीड एक्ट्रेस आगे बढ़ती है। वो पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है? कैमरा उसके खूबसूरत और एलिगेंट चेहरे पर झूम करता है। वो सोंगगुक से थोड़ी बड़ी लग रही है। स्क्रीन पर उसका नाम आता है, शिनमी। हल्की मुस्कान के साथ वो पूछती है, क्या ये वे बच्चे हैं जिनके साथ मैं आज शूट करने वाली हूँ? असिस्टेंट डायरेक्टर तुरंत जवाब देता है, हाँ हाँ, ये लड़का बैकअप मॉडल है और जे ऑडिशन विनर है। शिन्मी घुटनों के बल बैठती है और जे की तरफ प्यार से हाथ बढ़ाती है। हाय, मैं तुम्हारी नूना हूँ और आज हम साथ में शूट करने वाले हैं, चलो मज़े करें। लेकिन जे उसका हाथ झटक कर दूसरी तरफ देखता है, उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। वह थोड़ी असहज हो जाती है और बुदबुदाती है, ओह, लगता है इससे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। फिर वह सोंगगुक की तरफ देखती है और मुस्कुराती है, और तुम छोटे वाले, क्या तुम अपनी नूना को हेलो बोलोगे? सोंगगुक हल्की मुस्कान देता है और सोचता है, एक और नया कनेक्शन, लीड एक्ट्रेस से इंटरेक्शन, ये तो बेस्ट मौका है। शिनमी उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरती है और हंसती है, वाह, मैंने पहले कभी इतना फ्रेंडली बच्चा नहीं देखा। सोंगगुक की माँ गर्व से मुस्कुराती है,
हमारा सॉन्गबुक बहुत स्वीट और मिलनसार है। शिन्मी हंसते हुए कहती है, मुझे तो ये बच्चा ज़्यादा क्यूट लग रहा है। क्या मैं किसके साथ शूट कर सकती हूँ? वह औरत गुस्से से तिलमिला जाती है। वह तुरंत शिन्मी की कलाई पकड़ लेती है और चिल्लाती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? दखल देना बंद करो। सॉन्गबुक और उसकी माँ चुपचाप खड़े रहते हैं, इस तमाशे का मजा लेते हुए। सॉन्गबुक अंदर ही अंदर सोचता है, ये तो मज़ेदार हो रहा है। लेकिन शिन्मी पीछे हटने वाली नहीं थी। वह पलटकर जवाब देती है, माफ करना, लेकिन तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए? तभी एक गहरी लेकिन शांत आवाज माहौल को काटते हुए आती है। एक आदमी अपना हाथ उस औरत के कंधे पर रखता है। मुझे यहां कोई जोर जोर से चिल्लाते हुए सुनाई दिया, वह कहता है। यहां क्या चल रहा है? वह औरत एक पल के लिए रुकती है, फिर गुस्से में घूमती है। तुम कौन होते हो? वह झुंझलाकर पूछती है। लेकिन शिन्मी जब उस आदमी को देखती है तो हल्की मुस्कान देती है। वाइस चेयरमैन, वो चौंक कर कहती है। आप यहाँ कैसे? शांत स्वर में वह आदमी जवाब देता है, हमारे नए प्रोडक्ट के कमर्शियल शूट को मिस कैसे कर सकता था? सोनगोगुक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी, ये मेरे पिछले जन्म के पिता हैं। और इसी चौंकाने वाले खुलासे के साथ सीन खत्म हो जाता है। तो आगे क्या होगा? क्या सोनगुक अपने पिता के करीब आ पाएगा? स्क्रीन पर सियोंगुक के पिछले जन्म के पिता जोन जेयोंग दिखाई देते हैं। बैकग्राउंड में सियोंगुक की आवाज़ सुनाई देती है। सियोंगुक सोचता है, मेरे पिता जोन जेयोंग भले ही मेरे दादा चेयरमैन जोन जासुन जितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न रहे हों, लेकिन वो एक काबिल वाइस चेयरमैन थे। उन्होंने कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजेशन में शानदार लीडरशिप दिखाई। जब भी कोई क्राइसिस आई, उन्होंने बिना झिझके इन्वेस्ट किया और स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स में आगे बढ़कर इन्वेस्ट करने की वजह से उन्हें एक विजनरी लीडर के तौर पर पहचाना जाने लगा। वो इंडस्ट्री के फ्यूचर बिजनेस लीडर थे। एक सक्सेसफुल वाइस चेयरमैन के रूप में उनकी यही पहचान थी। लेकिन एक इंसान के तौर पर, एक हस्बैंड के तौर पर और एक फादर के तौर पर वो सबसे बुरे थे। सियोंगुक हल्की सी हंसी के साथ एक अजीब सा एक्सप्रेशन बनाता है। वो सोचता है, ये सब बहुत अजीब लग रहा है, जैसे कोई भूली बिसरी यादें अचानक वापस आ रही हैं। फ्लैशबैक। 10 साल का सियोंगुक अपने पिता के साथ खड़ा है। उसके पिता उसे एक औरत से मिलवा रहे होते हैं। सियोंगुक सोचता है, मेरे पिता की हमेशा कई गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थीं। जब मैं 10 साल का था तब उन्होंने मुझे एक खास औरत से अलग से मिलवाया था। कैमरा एक खूबसूरत औरत की झलक दिखाता है। वो मेरे पिता की 9th गर्लफ्रेंड थी। उस वक्त मैंने उसे पूरी तरह भुला दिया था, लेकिन अब अचानक सब याद आ रहा है। वो मेरे पिता की गर्लफ्रेंड थी और अब वो फेमस एक्ट्रेस सियोन ही बन चुकी है। सीन शिफ्ट टू द प्रेजेंट। अब वही औरत सियोन ही एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी है। वो वाइस चेयरमैन से बात कर रही होती है। सियोन ही कहती है, इस बार मैं कुछ बच्चों के साथ शूटिंग कर रही हूँ। उनमें से एक बच्चा मुझे बहुत पसंद आया। वो सियोंगुक की ओर इशारा करती है। वाइस चेयरमैन हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखता है। वाइस चेयरमैन हल्के से मुस्कराते हुए कहता है, लगता है ये बच्चा काफी स्मार्ट है। सियोंगुक और उसकी माँ अचानक शॉक में आ जाते हैं। सियोंगुक की माँ की आंखों में डर झलकता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वाइस चेयरमैन धीरे धीरे सियोंगुक की ओर बढ़ता है और हल्के से कहता है, हेलो। सियोंगुक मन ही मन सोचता है, क्या ये सच में मुझसे बात कर रहा है? तभी एक असिस्टेंट वाइस चेयरमैन को बुलाता है। सर, अंदर जाने का टाइम हो गया है, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। वाइस चेयरमैन हल्की उदासी के साथ कहता है, अफसोस, अब मुझे जाना होगा। वो जाने से पहले एरोगेंट लेडी की तरफ देखता है और गंभीर लहजे में कहता है, कृपया शूटिंग का ध्यान रखें। एरोगेंट लेडी घबरा जाती है और जल्दी से जवाब देती है, यस, मैं पूरी कोशिश करूंगी। सियोंगुक मन ही मन सोचता है, देवकपुंग की वाइफ जैसी औरत के लिए खुलेआम सैमजोन के वाइस चेयरमैन के खिलाफ जाना आसान नहीं होगा। जोन जेयोंग हमेशा ऐसे ही थे। बाहर से वो बस एक प्लेबॉय लगते थे जो हमेशा औरतों से घिरे रहते थे, लेकिन जब सही वक्त आता तो वो एक पावरफुल कॉरपोरेट लीडर की असली करिश्मा दिखाते थे। जाने से पहले वाइस चेयरमैन हल्के से सियोंगुक के सिर पर हाथ रखता है
और मुस्कुराते हुए कहता है, बच्चे शूटिंग के दौरान ध्यान रखना। फिर वो धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है। सियोंग गुक उसे जाते हुए देखता है और गहरी सांस लेता है। मैं अपने पिछले जन्म की तरह नहीं जीऊँगा। वो अपनी माँ की ओर देखता है जिसकी आंखों में अभी भी चिंता झलक रही है। अब मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं अपना कह सकता हूँ और मैं इसे प्रोटेक्ट करूँगा। कैमरा वाइस चेयरमैन को फॉलो करता है जो धीरे धीरे दूर जा रहा होता है। सियोंग गुक की आंखों में डिटर्मिनेशन साफ झलकती है। एक दिन मैं सैमसंग से भी बड़ी कंपनी बनाऊंगा और जब वो दिन आएगा तब हम फिर मिलेंगे। शूटिंग सेट पर हलचल शुरू हो जाती है। असिस्टेंट डायरेक्टर अनाउंस करता है, ऑल राइट एवरीवन, हम शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। डायरेक्टर, जल्दी ही यहाँ पहुँचेंगे, प्लीज़ रेडी हो जाओ। सियोंग गुक लेडी के बेबी की ओर देखता है और सोचता है, चलो उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो अभी ज़रूरी हैं। एक एडवर्टाइजमेंट शुरू होता है। हरी भरी जंगल के बीच एक विला में एक माँ कपड़े धो रही होती है और बच्चा पास में खेल रहा होता है। इस माँ पसीने से गंदी हो चुकी डैड की वाइट शर्ट धो रही होती है। सैमसंग वॉशिंग मशीन स्पिन करती है और शर्ट चमकदार सफ़ेद हो जाती है। बच्चा खुश होकर अपनी गाल शर्ट से रगड़ता है और डैड को बुलाता है। एड एक फ्रेश और शाइनी वॉशिंग मशीन के क्लोजअप के साथ खत्म होता है। सियोंग गुक हल्की स्माइल करता है। पिछले जन्म में ये एड बहुत बड़ी हिट था। इसे बेस्ट डायरेक्शन के लिए अवार्ड भी मिला था और इस एड के चाइल्ड एक्टर ने स्टारडम पा लिया था। तो क्या इस बार मुझे ये ऐड नहीं करना चाहिए? सीन चेंज होता है। लेडी का बेबी एक्टिंग करने से मना कर देता है और बस रोए जा रहा होता है। एक्ट्रेस सियोन ही परेशान होकर कहती है, नो बेबी, ये क्या हो रहा है? वो बेबी को गोद में लेने की कोशिश करती है लेकिन बेबी उसे जोर से मारता है। सियोंग गुक की माँ चिंतित होकर कहती है, हे भगवान, ये बच्चा अचानक ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? सियोंग गुक बोलता है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन शायद क्योंकि मैं भी एक बेबी था इसलिए मैं इससे आसानी से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे सिंग गुक बीवी को धीरे धीरे अपनी भाषा में पट्टी पढ़ते हुए बताता है, अगर तुम इस जगह से जल्दी निकलकर वापस घर जाना चाहते हो तो वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। हे डायरेक्टर गंभीर होकर कहता है, हम सेकंड मॉडल के साथ शूट करेंगे। ये सुनते ही वो घमंडी औरत गुस्से में भड़क जाती है। लेडी, मेरा बेबी विनर था, इसका क्या मतलब है? डायरेक्टर सख्त लहजे में जवाब देता है, शूटिंग 1 घंटे से रुकी हुई है, तुम्हारा बेबी सुन नहीं रहा, बार बार एक्ट्रेस को मार रहा है, अब हम और क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर गुस्से में उस लेडी की तरफ चिल्लाता है, तुम्हें पता भी है कि हमें आज ही शूट खत्म करना है? वो घमंडी लेडी तिलमिला जाती है और तुरंत फोन निकालती है। जिसके बाद वह लेडी गुस्से में अपने बच्चे के दादा को कॉल करते हुए कहती है, मैं अभी अपने ससुर को फ़ोन करती हूँ, वे अपने ग्रैंडसन को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, मैं तुम सबको तुरंत यहाँ से हटवा दूंगी। लेकिन तभी अचानक वो एक्ट्रेस गुस्से में लेडी को थप्पड़ मार देती है। एक्ट्रेस अपने चेहरे पर गुस्से के साथ कहती है, ये क्या बकवास है? जब वो लोग सेट पर दखल देते हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं होता तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है। तुम डियोक पंग पेपर के एग्जीक्यूटिव की बीवी हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम खुद को सबसे ऊपर समझो। डायरेक्टर एक कॉमिक एक्सप्रेशन बनाता है और बोलता है, अच्छा अब बस करो और बेबी को अंदर ले चलो। एक्ट्रेस सियोन डायरेक्टर की तरफ देखती है और कहती है, डायरेक्टर, मैं इस बच्चे के साथ शूट करना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर डायरेक्टर भी मान जाता है, लेकिन वो घमंडी लेडी चिढ़कर कहती है, ये क्यों शूट कर रहा है? हमारे जाय की जगह ये लोअर क्लास का बच्चा, ये कुछ कर भी सकता है। सिंग गुक की माँ जल्दी से उसके कानों को ढकते हुए कहती है, मत सुनो सिंग गुक। सिंग गुक सोचता है। कैमरा की रेड लाइट देखकर सिंग गुक के दिमाग में ख्याल आता है, पिछले जन्म में मैंने कैमरा से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब आत्मविश्वास से भरी एक्टिंग मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे कैमरा के सामने परफेक्टली क्या करना है ये अच्छे से पता है। सीन बदलता है। सिंग गुक एक्ट्रेस की गोद में होता है। डायरेक्टर कैमरा पकड़कर खड़ा है और असिस्टेंट डायरेक्टर निर्देश दे रहा है। सिंग गुक इतनी क्यूट एक्टिंग करता है कि डायरेक्टर उत्साहित होकर बोल पड़ता है, मेन कैमरा ऐसे रखो, बाकी सारे कैमरे सिंग गुक पर फोकस करो। सिंग गुक की परफेक्ट एक्टिंग जारी रहती है। डायरेक्टर हैरान होकर उसकी एक्टिंग देखता है। ये बेबी आखिर है कौन? एक्ट्रेस सियोन भी चौंक जाती है।
ये सच में ये बेबी ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कोई प्रोफेशनल एक्टर हो। शूट खत्म होते ही घमंडी लेडी गुस्से में आगे बढ़ती है। लेडी गुस्से में बोलती है, सिर्फ इसीलिए कि इसने थोड़ा क्यूट परफॉर्म कर लिया, क्या सच में तुम लोग इसे हमारे जाय की जगह मॉडल बना रहे हो? डायरेक्टर, तो फिर जाएगा क्या, जो एक्टिंग तक नहीं कर सकता? लेडी का गुस्सा और बढ़ जाता है, जबकि सियोगुक की माँ टेंशन में दिखती है। सियोगुक खुद भी थकान महसूस करता है और सोचता है, मैं बहुत थक गया हूँ। सियन, जो एक्ट्रेस है, मुस्कुराकर सियोगुक की माँ को दिलासा देती है, चिंता मत करो, वो मैडम चाहे जितना भी चिल्ला ले, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। आराम से बोलते हुए वो आगे कहती है, अगर बच्चा एक्टिंग कर ही नहीं सकता तो इतना हंगामा करने का कोई मतलब ही नहीं। इसके मुकाबले सियोगुक वाकई सबसे अच्छा था। मुझे तो लगा था कि हमें इस शूट को ख़त्म करने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हमने सिर्फ 2 टेक्स में ही इसे पूरा कर लिया। लेडी गुस्से में चिल्लाती है, मुझे हंसाओ मत, तुम एक क्लूलेस एक्ट्रेस हो, तुम्हें पता भी है कि मैंने इस बेकार के एड पे कितना पैसा लगाया है। वो और ज़्यादा गुस्से में असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, यू टेल मी, तुम्हें भी इस एड से काफ़ी कुछ मिला है ना? लेडी की ये बात सुनकर डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है। वो असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ देखता है और सख्त लहजे में कहता है, तुम्हें अच्छी पेमेंट मिली है, इस बारे में बाद में सेपरेटली बात करेंगे। डायरेक्टर की ये बात सुनते ही एरोगेंट लेडी और ज़्यादा भड़क जाती है। वो गुस्से से सबको घूरती है और कहती है, मुझे इस बेकार के कमर्शियल से कोई मतलब नहीं है। फिर वो तेज़ी से सेट से बाहर निकलते हुए चिल्लाती है, मैं तुम सब पर सू कर दूंगी, बस वेट एंड सी। डायरेक्टर सियोनगुक की माँ की तरफ देखता है और कहता है, आपको थोड़ा झटका तो लगा होगा, लेकिन सच कहो, अगर सिंगुक यहाँ नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। खैर, अब कोई और शूटिंग बाकी नहीं है, लोग आराम से घर जा सकते हैं। डायरेक्टर कहता है, शूटिंग फीस कंपनी के जरिए मिलेगी और वो पूरी ईमानदारी से दी जाएगी। उधर एक्ट्रेस सियन सिंह गुक की माँ से पूछती है, क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं आपको घर छोड़ दूँ? सीन बदलता है, गाड़ी के अंदर सिंह गुक गहरी नींद में सो रहा होता है। सियन उसे देखती है और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ये जब सोता है तो कितना प्यारा लगता है। सियोगुक की माँ हल्का मुस्कुराती है और कहती है, बिल्कुल लगता है आज मेरा बेटा बहुत थक गया होगा। थोड़ा रुककर वह आगे कहती है, वैसे मुझे इस इतनी अच्छी कार में लाने के लिए धन्यवाद। सियन हल्का सा सिर झुकाकर जवाब देती है, असल में मुझे सियोगुक को थैंक यू कहना चाहिए। सिंगुक की माँ थोड़ा हैरानी से पूछती है, मेरे सिंगुक को थैंक यू, लेकिन क्यों? सियन हल्की हंसी के साथ जवाब देती है, आज सियोगुक एक बेहतरीन लीड एक्टर था, उसकी वजह से मैं जल्दी काम खत्म करके निकल पाई। सियोगुक की माँ ध्यान से सुनती है। सियन आगे बोलती है, वो बच्चा, उसकी नज़रें कैमरा लाइट को फॉलो कर रही थी, उसे कैमरा वर्क समझ में आ गया था और उसने मेरी रिदम के हिसाब से परफॉर्म किया। थोड़ा रुककर वो हल्का मुस्कुराती है और कहती है, शायद ये सिर्फ इत्तेफाक था, लेकिन उसने मेरे फेस एंगल तक मैच कर लिया। सिंगुक की माँ हैरानी से सिंगुक को देखती है। सीएन की बात जारी रहती है, उसने पूरे शूट के फ्लो को समझा और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। मेरी नज़र में सियोगुक पहले से ही एक कंप्लीट एक्टर है। सिंगुक की माँ आश्चर्य से सियोगुक को देखती रहती है। फिर सीएन उसकी ओर देखकर कहती है, इसी वजह से सियोगुक की माँ, मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ। सियोगुक की माँ ध्यान से सीएन को देखने लगती है। तभी सिंगुक अचानक नींद से जाग जाता है। सीएन कुछ कहती है, लेकिन दर्शकों को यह नहीं बताया जाता कि उसने क्या कहा। सिंगुक मन ही मन सोचता है, आर यू सीरियस? माफ़ कीजिएगा, मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। सीन शिफ्ट होता है। सिंगुक का घर। लैंडलॉर्ड लेडी सिंगुक के पेरेंट्स को 4 मिलियन वॉन देते हुए कहती है, असल में शूटिंग की पेमेंट 3 मिलियन थी, लेकिन डायरेक्टर ने पेमेंट बढ़ाने के लिए इंसिस्ट दिया।
इसलिए हमने डायरेक्टर के कहे अनुसार इसे थोड़ा और बढ़ा दिया। सिंगुक अपने सामने रखे, पैसे की चमक देखकर हल्का हंसता है और सोचता है, जैसा सोचा था, चाइल्ड एक्टिंग सच में एक सही चॉइस थी। पैसा ही सब कुछ है। आखिर इसके सिवाय और कौन सा तरीका होता जिससे मैं इस बेबी बॉडी में इतना पैसा कमा सकता? वह मन ही मन एक्साइटमेंट से सोचता है। फिलहाल के लिए ये स्टार्टिंग कैपिटल काफ़ी है। अगर मैं इसे स्टॉक या गोल्ड में इन्वेस्ट करूं तो? सिंगुक के पापा पैसे लेते हुए एक्साइटेड होकर सियोगुक की माँ से कहते हैं, सोयुग, ये पूरे 4 मिलियन वॉन है। मैंने कभी इतने पैसे हाथ में नहीं पकड़े। सिंगुक की माँ कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन अचानक कुछ सोचने लगती है। फिर वह लैंडलॉर्ड लेडी को एक कार्ड देते हुए कहती है, मिस लैंडलॉर्ड, कल रात एक्ट्रेस चेन ने मुझे यह दिया था। जिसे देखा हुआ सिंगुक सोचता है, ओह, ये तो कल रात वाली वही चीज़। इसी कारण माँ इतनी हैरान थी। लैंडलॉर्ड लेडी भी कार्ड को देखकर चौंक जाती है और कहती है, ये तो एक्ट्रेस चेन की एजेंसी सिनसंग एंटरटेनमेंट का कार्ड है। सिंगुक की माँ हैरानी से बोलती है, लगता है सीएन को सच में सिंगुक पसंद आ गया। वो सिंगुक को अपनी एजेंसी में चाइल्ड एक्टर बनाना चाहती है। सिंगुक के पापा अचानक बोल पड़ते हैं, क्या ये लोग हमारे बच्चे को सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सिंगुक की माँ सोच में पड़ जाती है और धीरे से कहती है, मुझे सच में नहीं पता। अगर सिंगुक अच्छा करे तो यह बहुत अच्छा होगा, लेकिन यह सब इतना अचानक हुआ कि मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा। लैंडलॉर्ड लेडी कुछ सोचते हुए कहती है, चिंता मत करिए, मैं इस बारे में पता करूंगी। मैंने सिनसंग एंटरटेनमेंट का नाम सुना है। मैं चेक करूंगी कि इनका सीईओ कौन है और ये लोग अपने एक्टर्स के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सिंगुक की माँ राहत की सांस लेती है, जबकि सिंगुक सोचता है, ये लेडी मेरे लिए इतनी दूर तक जाने को भी तैयार है। तभी लैंडलॉर्ड लेडी उठाते हुए कहती है, चिंता मत करिए, बस रिलैक्स करिए। और हाँ, सियोगुक को उसके डेब्यू पर मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस। अब वह एक कमर्शियल मॉडल बन चुका है। यह कमर्शियल 2 हफ्तों में पहली बार टेलीकास्ट होगा। खैर, मैं अब चलती हूँ, बहुत काम है। सिंगुक की माँ अचानक लैंडलॉर्ड लेडी को घर के बाहर पीछे से रोकते हुए कहती है, 1 मिनट मिस लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड लेडी पलट कर देखती है तो कहती है, क्या हुआ, तुम्हें कोई चिंता सता रही है? सिंगुक की माँ थोड़ा झिझकते हुए कहती है, नहीं, वो बस मैं पूछना चाहती थी, आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? आपने सबसे पहले सिंगुक के टैलेंट को पहचाना और हर बार हमारी हेल्प के लिए खड़ी रही। जिस पर लैंडलॉर्ड लेडी हल्की जवाब देती है, मैं बस तुम्हारा सपोर्ट करना चाहती थी। मैं बचपन से अकेली रही हूँ, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने हमेशा से ही खाने और कपड़ों पर बचत की ताकि ये बिल्डिंग खरीद सकूं। फिर एक दिन तुम लोग यहाँ किराएदार बनकर आए। एक यंग कपल को इस तरीके से हार्ड वर्क करते देखना सच में एडमिरेबल था और मैं तुम दोनों के लिए चीयर करना चाहती थी। लैंडलॉर्ड लेडी की बात सुनकर सिंगुक की माँ भावुक हो जाती है और धीरे से कहती है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको उन्नी कह सकती हूँ? जिनको उन्नी का मतलब नहीं पता उन्हें बता दूँ कि इसका इस्तेमाल अपने से किसी उम्र में बड़ी लड़की या फिर लेडी को बुलाने के लिए किया जाता है। लैंडलॉर्ड लेडी थोड़ा चौंक जाती है और कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी सिंगुक की माँ बीच में बोल पड़ती है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको उन्नी पुकारा चाहूँगी। मैं आपको अपने परिवार हिस्सा मानना चाहती हूँ और आपके लिए साइड डिशेस भी बनाना चाहती हूँ। लैंडलॉर्ड लेडी हल्की मुस्कान के साथ मन में सोचती है, ये परिवार सच में कितना नरम दिल है। वह धीरे से जवाब देती है, ठीक है, इसका मतलब मुझे भी तुम्हें अब स्वयं कहकर पुकारा चाहिए। सिंगुक की माँ खुशी के साथ कहती है, बिल्कुल मियाओ गुन्नी। वही हमें सिंगुक दिखाया जाता है जो कि दरवाजे के पास ये सब सुन रहा होता है और हल्का सा मुस्कुराता है। वही पीछे बैठे सिंगुक के पिता हैरानी से अपने बेटे को मुस्कुराते हुए देखते हैं। सीन चेंज होता है। रात के समय सिंगुक के पिता दुकान के दरवाजे पर कस्टमर को ग्रीट करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद वो हंसते हुए अपने बॉस से कहते हैं, जैसा आपने कहा था, आज के लिए हमने दुकान बंद कर दिया है।
कैमरा सिंह गुक के पापा के बॉस अजूसी पर जाता है, जिनकी गोद में सिंह गुक बैठा होता है। सीओ गुक का चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ नजर आता है, जबकि अजूसी बेहद खुश दिखते हैं। सिंह गुक के पापा खुश दिल से कहते हैं, आज दुकान जल्दी बंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सिर्फ इसीलिए ताकि हम सब मिलकर सिंह गुक का पहला कमर्शियल देख सकें। अजूसी सीओ गुक को अपनी गोद में पकड़े हुए हंसकर कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी दुकान में एक बड़ी टीवी है और मैं सच में हमारे सिंह गुक का डेब्यू कमर्शियल देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो सिंह गुक के गालों को खींचते हैं, जिस पर सिंह गुक मन ही मन चिढ़ते हुए सोचता है, अगर ये बूढ़ा आदमी मेरे पापा का बॉस ना होता तो मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आज के लिए, क्योंकि मैं इसका एहसानमंद हूँ, मैं आज के लिए इसे जाने देता हूँ। तभी लैंडलॉर्ड लेडी अंदर आती है और कहती है, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई? सिंह गुक की माँ मुस्कुराते हुए कहती है, अनी अंदर आइए, आप बिल्कुल सही समय पर पहुंची हैं, कमर्शियल बस शुरू ही होने वाला है। लैंडलॉर्ड लेडी हंसते हुए कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे हम सब मिलकर कोई मूवी देखने वाले हैं। इस वक्त सिंह गुक के पापा एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं, सब लोग बैठ जाओ, कमर्शियल आ रहा है। टीवी स्क्रीन पर सिंह गुक का कमर्शियल शुरू होता है। उसकी क्यूटनेस देखकर सिंह गुक की माँ और उन्नी बहुत खुश हो जाती है। सिंह गुक की क्यूटनेस से भरी हुई एक्टिंग को देखकर स्क्रीन के सामने बैठे हुए सिंह गुक के माता पिता और आजूसी मुस्कुराते हैं और आजूसी ताली बजाते हुए कहते हैं, एकदम शानदार, बिल्कुल परफेक्ट। अजी ई तो धोती फाड़ के रुमाल कर दिए। लैंडलॉर्ड लेडी भी मुस्कुराहट के साथ कहती है, वाह, ये सच में बहुत अच्छा था। सिंह गुक मन में थोड़ी गंभीरता से सोचता है, बहुत अच्छे से एडिट किया गया है। अगर सब सही चला तो ये कमर्शियल ऑफ द ईयर भी जीत सकता है। तभी सिंह गुक के पापा उसे गले लगाते हुए गर्व से कहते हैं, मुझे अपने बेटे पर गर्व है, इतना प्यारा और संस्कारी बच्चा मेरा बेटा कैसे हो सकता है। तभी दुकान का फ़ोन बजता है। आजूसी फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं, हेलो, मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, हम आज दुकान जल्दी बंद कर चुके हैं। अचानक वह हैरान हो जाते हैं और फिर हमें फ़ोन की दूसरी तरफ दिखाया जाता है। स्क्रीन पर डायरेक्टर दिखाई देता है, जो कहता है, मैं वही डायरेक्टर हूँ जिसने सिंह गुक के साथ ये कमर्शियल शूट किया था। मैंने सुना कि आप सभी इसे साथ देख रहे हैं। मुझे सिंह गुक के पेरेंट्स से एक बेहद ज़रूरी बात करनी है। तभी हमें डायरेक्टर के पीछे 5 अजनबी एक्टर्स गंभीरता से खड़े दिखाई देते हैं, जो सभी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग थे। क्या मैं उसके पेरेंट्स से बात कर सकता हूँ? सीन अगले दिन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि र्योक के दोनों पेरेंट्स एक बड़े से बिल्डिंग में एंटर करते हैं। डायरेक्टर उनका वेलकम करता है और शुक्रिया अदा करता है कि वो इतनी दूर से आए। र्योक के डैड ने डायरेक्टर से हाथ मिलाया और उन्हें स्टूडियो में इनवाइट करने के लिए थैंक्स कहा। डायरेक्टर ने हंसते हुए चाइल्ड एक्टर की तरफ देखा और उससे पूछा कि क्या वो अच्छा कर रहा है। इसी बीच जैसे जैसे र्योक के दांत आने लगे थे, वो पहले से ज़्यादा शब्द बोलने लगा था और डायरेक्टर को भी पुकारने लगा। ये देखकर डायरेक्टर शॉक्ड रह गया कि र्योक अब पहले से ज़्यादा बोलने लगा था। उसकी माँ ने शांत होकर डायरेक्टर को बताया कि र्योक अब उस उम्र में है जहाँ वो धीरे धीरे फ्लुएंटली बोलने लगा है। उसने बताया कि र्योक पूरा दिन कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है और अपने पेरेंट्स से कई अजीब अजीब बातें करने की कोशिश करता है। ये सुनकर डायरेक्टर खुश हो गया और उसने सोचा कि अब वो उसे लंबे डायलॉग दे सकते हैं। और र्योक को तो ये शुरू से ही चाहिए था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो बड़े डायलॉग्स स्मूथली बोल लेगा तो उसकी पेमेंट और ज़्यादा होगी। र्योक मन ही मन ज़ोरों से हंस रहा था और सोच रहा था कि जल्द ही वो किसी प्रोफेशनल की तरह कोई भी लाइन परफेक्टली बोल सकेगा। डायरेक्टर को भी लगने लगा कि र्योक की डेवलपमेंट काफ़ी इम्प्रेसिव है, इसलिए उसने पेरेंट्स को बैठने के लिए कहा। उन्होंने बातचीत शुरू की और डायरेक्टर ने एक्सप्लेन किया कि वो र्योक को मेन लीड बनाकर एक नया प्रोग्राम प्रोड्यूस करना चाहता है। ये प्रोग्राम जस्ट बेबी नाम का एक चाइल्ड केयर वैरायटी शो था, जहां एक फेमस 5 मेंबर आइडल ग्रुप रायुक के साथ रहेगा। लेकिन इससे पहले कि डायरेक्टर अपनी बात पूरी कर पाता, रायुक के पेरेंट्स उस आइडल ग्रुप का नाम सुनकर शॉक्ड रह गए।
तभी एक ब्लॉन्ड हेयर लड़का खुद को जस्ट ग्रुप का लीडर यंग बताते हुए इंट्रोड्यूस करता है। र्यूक की माँ उसे देखकर ब्लश करने लगती है और तभी यंग मुस्कुराते हुए तीनों से कहता है कि वो उनके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। फिर यंग ने अपना मास्क निकाला और उसकी एनर्जी पूरे रूम में फैलने लगी। उसकी मेस्मराइजिंग ऑरा की वजह से र्यूक की माँ पूरी तरह से उसके चार्म में खो गई, क्योंकि वो पहले से ही जस्ट ग्रुप की बहुत बड़ी फैन थी। दूसरी तरफ डैड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन यंग ने तुरंत नोटिस कर लिया कि उनकी वाइफ उनके ग्रुप से पहले से ही फेमिलियर है। उनकी आंखें चमक रही थीं जब उन्होंने यंग से कहा कि उन्होंने उन्हें टीवी पर कई बार देखा है और वो सच में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये सुनकर यंग भी थोड़ा ब्लश कर गया और मुस्कुराते हुए बोला कि अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि नेशन के टॉप आइडल ग्रुप बन सकें। उसने रियोक की माँ से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें इसी तरह सपोर्ट करती रहे। रियोक की माँ ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि क्योंकि उसकी सिंगिंग और डांसिंग बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो और उसकी टीम बहुत जल्दी आइडल सीन में बड़ा नाम बना लेंगे। लेकिन तभी दूसरी तरफ कुछ अजीब हो रहा था। रियोक ये देखकर हैरान था कि उसके डैड को जलन हो रही थी कि उनकी वाइफ किसी और लड़के में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। र्यूक जानता था कि जलन एक बहुत अजीब चीज़ होती है, इसलिए वो चाहता था कि उसके डैड इस चीज़ से जल्दी बाहर आ जाएं। लेकिन तभी डायरेक्टर ने बातचीत को आगे बढ़ाया और बताया कि जब एक बार शूटिंग शुरू हो जाएगी तो पेरेंट्स को बाकी आइडल मेंबर्स से भी मिलने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही उसकी माँ और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और सोचने लगी कि वो कब उनसे मिल पाएंगी। लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए आई हैं। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं ये शो र्यूक पर ज़्यादा प्रेशर तो नहीं डाल देगा। र्यूक अपनी माँ के इस केयरिंग नेचर से बहुत इमोशनल हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि वो कभी भी अपनी माँ को नहीं भूलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने फेवरेट आइडल की जगह उसे चुना। डायरेक्टर को भी थोड़ा कंसर्न हुआ, लेकिन उसे यकीन था कि र्यूक इस शो की सफलता की है। डायरेक्टर को लगने लगा था कि र्यूक पहले से ही हर चीज़ समझने लगा है। उसके एक्सप्रेशंस नेचुरली साफ होते हैं और वो कैमरा परफेक्टली हैंडल करता है। इसलिए डायरेक्टर अब किसी और को जस्ट बेबी के मेन स्टार के तौर पर सोच भी नहीं सकता था। उसने र्यूक से पूछा कि वो इस शो के बारे में क्या सोचता है, लेकिन र्यूक पहले ही एक्साइटमेंट में डायरेक्टर को देखकर चिल्ला चुका था, क्योंकि उसे पता था कि उसे ये करना ही है। उसे अपने पिछले जन्म की याद आ गई जब उसने ये शो देखा था। ये शो एक अनोखा कॉम्बिनेशन था, एक बच्चा और एक आइडल ग्रुप, जिसने अपने यूनिक कॉन्सेप्ट से दर्शकों का दिल जीत लिया। हर कोई क्यूट बच्चों को पसंद करता है, इसमें कोई शक नहीं। लोग बड़े प्यार से उन आइडल्स को देख रहे थे जो बेबी केयर में स्ट्रगल कर रहे थे। हर उम्र के लोग इस शो को देखकर या तो पेरेंटिंग की अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे या फिर खुद के पेरेंट बनने की सोच रहे थे। धीरे धीरे ये शो नेशनल सेंसेशन बन गया और चाइल्ड केयर रियलिटी शो का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया, जिससे मेकर्स को खूब पैसे मिले। रयोग जानता था कि ये शो उसके गोल्स के लिए परफेक्ट था, ढेर सारे पैसे कमाने और सुपरस्टार चाइल्ड एक्टर बनने के लिए। वो टेबल पर जोश में हाथ मारते हुए बार बार डायरेक्टर को बुलाने लगा। डायरेक्टर समझ गया कि रयूक पूरी तरह इस प्रोजेक्ट के लिए रेडी है, लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता को थोड़ी चिंता हो रही थी। उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि अगर रयूक बार बार टीवी पर आता रहा तो वो आम बच्चों की तरह नहीं बड़ा होगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बन जाए। डायरेक्टर थोड़े परेशान हो गए, ये सोचकर कि वो इस मामले को कैसे संभाले। तभी यंग ने बोलना शुरू किया। उसने पिता की चिंता को समझते हुए कहा कि वो भी कभी एक चाइल्ड एक्टर था। टीवी पर आना और हमेशा पब्लिक की नज़रों में रहना आसान नहीं था, लेकिन उसे कभी इसका अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने टैलेंट को दिखाने का सही माहौल मिला और इसी वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुंच पाया। यंग ने समझाया कि अगर रयूक को कभी ऐसा लगे कि उसे ये नहीं करना, तो वे बिना किसी दिक्कत के शो छोड़ सकते हैं। डायरेक्टर ने भी पिता को मोटिवेट करते हुए कहा कि अगर उनका बेटा खुद चमकना चाहता है तो उन्हें उसे रोकना नहीं चाहिए। पिता ने रयूक को देखा, जो अपनी उम्र के बाकी बच्चों से ज़्यादा टैलेंटेड और आकर्षक लग रहा था। आखिरकार उन्होंने हामी भर दी और सभी ने जश्न मनाया।
पिता ने डायरेक्टर से हाथ मिलाते हुए कहा कि वो उनके बेटे का अच्छे से ध्यान रखें। यंग भी उनकी सफलता पर ताली बजाने लगा। इस तरह जस्ट बेबी नाम का पहला चाइल्ड केयर रियलिटी शो शुरू करने की प्लानिंग पूरी हुई। फर्स्ट शूट की डेट तय हो गई और हर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और कॉन्सेप्ट शूटिंग में बिजी हो गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सब कुछ शुरू होना था। स्टूडियो में कई कैमरे सेट किए जा रहे थे और नए टैलेंटेड टीनेजर्स को एक एक कर इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। सबसे पहले आया ग्रुप का लीडर यंग, फिर दूसरा मेंबर लुकास, उसके बाद गुलाबी बालों वाला यून, फिर चौथा सदस्य सियोन और आखिर में माइकल, जिसके चेहरे पर एक शरारती स्माइल थी। र्यूक की माँ इन सभी को देखकर मंत्रमुग्ध थी, क्योंकि वो हमेशा इन्हें टीवी पर देखा करती थी। सभी ने रयूक के माता पिता को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट किया। तभी यून दौड़कर रयूक की माँ के पास आया और एक्साइटेड होकर पूछा कि क्या वो उनकी फ़ैन है। रयूक की माँ इस पर पूरी तरह फिदा थी और जैसा कि अंदाज़ा था पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वहीं रयूक मज़े लेते हुए अपने पिता के मज़ेदार एक्सप्रेशंस देख रहा था। तभी डायरेक्टर ने सबका ध्यान खींचते हुए घोषणा की कि अब शूटिंग जस्ट आइडल ग्रुप के डॉर्मिट्री में होगी। चैनल को इस शो से बहुत उम्मीदें थीं, इसलिए सबको अपना बेस्ट देना होगा। पहले ही दिन से सब कुछ शानदार था। आइडल ग्रुप ने डायरेक्टर से स्क्रिप्ट मांगी, लेकिन उन्हें पता चला कि इस शो में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सब कुछ नेचुरल होगा। रयूक को अपनी पिछली जिंदगी की बातें याद आने लगी। उसे पता था कि यंग और सियोन उसके पुराने कॉरपोरेट कनेक्शन से जुड़े थे। उसने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब ये बातें सामने आ रही थीं तो वो चौंक गया था। तभी रयूक के पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आई। ये माइकल था, जिसने ताने मारते हुए कहा कि रयूक यहाँ क्या कर रहा है जब वो क्यूट भी नहीं है। माइकल बेहद घमंडी लड़का था और उसने रयूक को छूने की कोशिश की, लेकिन रयूक को ज़बरदस्ती छूना पसंद नहीं था, इसलिए उसने झटके से उसका हाथ हटा दिया और गुस्से में सोचा कि माइकल ने उसे इतनी लापरवाही से छूने की हिम्मत भी कैसे की। यंग ने माइकल को तुरंत रोक दिया और उसे समझाया कि छोटे बच्चों को छूने से पहले हाथ धोना और सैनिटाइज करना चाहिए। रयूक के पिता भी थोड़ा हैरान थे और उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि क्या वो ठीक है, लेकिन रयूक माइकल को पहले से जानता था। उसे याद आया कि माइकल उसकी पिछली जिंदगी में भी एक परेशानी खड़ी करने वाला कोरियन अमेरिकन था। उसी वक्त रयूक ने फैसला किया कि वो इस शो को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेगा और हर कैरेक्टर के लिए परफेक्ट नैरेटिव बनाएगा। रयूक ने प्यारी सी मुस्कान दी, जिससे पूरा ग्रुप माइकल को छोड़कर मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन माइकल के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, बस इंतज़ार करो, देखो आगे क्या होता है। माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।